राजा सुहेल सिंह के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमार दिखने में जितने ही रूपवान थे उतने ही बहादुर भी थे। छोटा राजकुमार अनूप सबका दुलारा होने की वजह से कुछ भी काम नहीं करता था। अनूप, तुम भी कुछ जिम्मेदारियां संभाल लो अब। मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। राजा बहुत परेशान हो गए। एक दिन राजा ने तीनों बेटों को बुलवाया। अब तुम सब बड़े हो गए हो, दूसरे देशों में जाओ, घूमो और जाकर उनके बारे में जानकारी लेकर आओ। इससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरे ना रहने के बाद तुम अपने राज्य की देखभाल भी अच्छे से कर पाओगे। दोनों बड़े राजकुमार तो तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने अपने घोड़े कसे और देशाटन के लिए निकल गए। अनूप आनाकानी करने लगा। बेटा, तुम भी जाओ और देखो दूसरे राज्यों में कैसी व्यवस्था है। बहुत समझाने पर वह जाने को तैयार हुआ। मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा कि मैं शाही बेस में नहीं जाना चाहता हूँ। राजा ने उसे एक साधारण आदमी की पोशाक बनवा कर दी और एक सफेद घोड़ा दिया। अनूप भी चला गया। वो 2 दिन तक चलता रहा। बहुत दूर जाने पर उसे किसी राज्य की सीमा दिखाई पड़ी। इस राज्य के राजा कैसे हैं? मैं एक राहगीर हूँ और इस राज्य के राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा तो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी एक परेशानी है। वो क्या है? राजा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत बाग है जो बहुत वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। उसमें कोई जा नहीं सकता क्योंकि लोगों का मानना है कि उसमें भूतों का डेरा है। जो कोई भी रखवाली करने के लिए जाता है वो वहां से बच के नहीं आता। अनूप को एक उपाय सूझा। उसने राजा के महल में खबर भिजवाई कि वो उसके बाग की देखभाल करना चाहता है। राजा ने उसको बुलवाया। आज तक जो भी उस बगीचे में गया है वो वहां से जिंदा वापस नहीं आया। तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, एक बार सोच लो। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। बस मुझे एक पत्तों की रंग की पोशाक मंगवा दे। मैं उस बाग में जाकर उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। कुछ ही समय में पोशाक आ गई। थोड़ा बहुत सामान लेकर अनूप बाग में चला गया। उसने देखा कि बाग तो वाकई बहुत सुंदर था। उसमें चारों तरफ तरह तरह के फल फूल लगे थे। एक खूबसूरत सी झील थी। उसने वहां जाकर झील के किनारे अपना आसन जमा लिया और सारे दिन वहीं बैठा रहा। जब रात हुई, वहीं एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों में जाकर छुपकर बैठ गया। थोड़ी रात गई तब उसने देखा अचानक रात के सन्नाटे में झील में कुछ हलचल हुई और एक जलपरी बाहर निकल कर आई। वह जैसे ही बाहर आई, झील चारों तरफ से जगमगा उठी। उस रोशनी में वह जलपरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जलपरी आई, उसके पीछे बहुत सारे जलपरियों का झुंड झील से बाहर निकला और सबने पूरे बगीचे में दौड़ना कूदना और तरह तरह की खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ नन्ही जलपरियां तो पेड़ों के पत्तों को नोच रही थीं। कोई जाकर फल तोड़ता था, कोई फूल चुनने लगा तो कोई बैठकर माला बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी जलपरियां नाच गाना करने लगी। अरे, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। वह रात भर यह सब कुछ देखता रहा। जैसे ही सुबह होने को आई, उसने देखा जलपरी ने 3 बार ताली बजाई और सारी की सारी जलपरियां एक साथ झील के अंदर कूद गईं। सबसे आखिर में वह जलपरी गई जो सबसे पहले झील में से बाहर आई थी। ऐसा लगता था कि वह सबकी रानी थी। अनूप ने अपनी पलकें झपकाई और पेड़ के नीचे आ गया। इसके बाद उसने पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और सो गया। सुबह जब राजा के करिंदे आए तो अरे, ये तो गहरी नींद में सो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जिंदा है। काफी दिन बीत गए। वह रोज शाम होते ही बाग में चला जाता था और सब कुछ देखता था। एक दिन, तुमने वहाँ किसी को आते जाते देखा क्या? अनूप अभी कुछ भी बताना नहीं चाहता था। अभी तक तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जल्दी ही पता लगा लूंगा। एक दिन जलपरियों के जाने के बाद जब वह पेड़ से नीचे आया तो उसने देखा एक अंगूठी गिरी हुई है। उसने उस अंगूठी को उठाकर अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर के बाद एक जलपरी भागी हुई झील से बाहर आई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है और बिना अंगूठी के मैं जलपरी लोक में नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे अंगूठी चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
हाँ बोलो। आज के बाद इस सुंदर बगीचे में तुम में से कोई भी कदम ना रखे और इस झील को छोड़कर तुम लोग कहीं और चले जाओगे। जलपरी सुनकर सकते में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ बहुत दिनों से आते हैं। ये तो हमारी रानी जलपरी ही फैसला कर सकती है। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलोगी? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छूना भी मत। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं वापस अपने जलपरी लोक में कभी नहीं जा पाऊंगी। इसलिए तुम मुझसे दूर रहकर ही बात करो। वैसे तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगेगा। इस जल जीवन से निकलकर देखना चाहती हूँ कि दुनिया कैसी है। ठीक है, ये लो अपनी अंगूठी। अनूप ने उसको अंगूठी वापस कर दी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें कल रात तक मेरा यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। अनूप सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह फिर से जाकर पेड़ पर बैठ गया। वो सारी रात बैठा रहा। उस रात कोई नहीं आया। सुबह होते ही पूरा बाग ढेर सारे सुर्ख लाल फूलों से लद गया। सारे फूलों का रंग लाल था। यह देखकर अनूप बहुत खुश हुआ। सुबह हुई तो बाग का लाल रंग देखकर पूरे राज्य में शोर मच गया कि बाग में आग लग गई है और अनूप उसमें जल गया है। अचानक अनूप राजा के पास पहुंचा। राजा उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को आश्वासन दिया, अब आपके बाग में कोई नहीं आएगा और आपका बाग हमेशा आज की तरह फल और फूलों से लदा रहेगा। बहादुर युवक, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आज रात की मोहलत चाहिए और मैं आज रात को भी बाग में ही रहना चाहता हूँ। ठीक है। अनूप बाग में गया और जलपरी का इंतजार करने लगा। बहुत रात बीतने के बाद उसने देखा जलपरी लाल रंग के वस्त्र में सजी हुई उसके सामने खड़ी थी और पीछे बहुत सारी जलपरियां और रानी जलपरी भी थी। मैंने आज तक इतना बुद्धिमान और हिम्मत वाला राजकुमार नहीं देखा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस जलपरी से विवाह कर लो। अनूप तो यही चाहता था। वह बहुत खुश हुआ। उसने जलपरी का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी राजा के पास गया। तब उसने राजा को अपने बारे में सब कुछ बताया। राजा ने उसको बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। अनूप जलपरी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गया। पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। हाँ राजकुमार, तुमने जो कहा था वो कर दिया है। जलपरियों ने राजा के बगीचे को छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गईं। राजा का बगीचा हमेशा के लिए सुर्ख लाल फूलों से महकता रहा। जब तक लोग जिंदा रहे, सबने अनूप की कहानी हमेशा याद रखी और उस बाग का नाम ही लाल बाग पड़ गया। एक राजा के 3 राजकुमार थे। 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा राजकुमार बहुत नखरे वाला था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह घर के कामों में हमेशा कमियां ही ढूंढा करता था। ये कैसा खाना बना है? ना नमक है ना कोई स्वाद। एक दिन उसकी एक भाभी ने चिढ़कर मजाक में कहा, दूसरे के किए हुए काम में तुम इतने नखरे दिखाते हो, ऐसा लगता है बेलों वाली रानी ही ब्याह कर ले आओगे। वो ही तुम्हारे सारे काम ठीक से करेगी। ठीक है, आज मैं उसी की खोज में जाता हूँ। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बेलों वाली रानी की खोज में निकल गया। जंगल पार करके बहुत दूर निकल गया। तभी उसे वहाँ एक आश्रम दिखा। फाटक खोलकर वो अंदर गया। उसने देखा एक साधु जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, ध्यान लगाकर बैठे थे। काफी देर तक उनकी प्रतीक्षा करने पर वो साधु नहीं उठे। बाहर आया, आसपास के लोगों से मालूम हुआ, ये साधु बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। 6 महीने तक ध्यान लगाते हैं और 6 महीने जागृत अवस्था में रहते हैं। अब मैं यहीं रहूंगा और इन महात्मा जी के दर्शन करके ही जाऊंगा। उनके ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करूंगा। अपना समय बिताने के लिए आश्रम की साफ सफाई करूंगा। पेड़ पौधों की देखभाल भी करूंगा। उसने अपने घोड़ों को वहीं बांध दिया और वो अब रोज पेड़ पौधों में पानी डालता, नए नए पौधे लगाता। कुछ दिनों में आश्रम फल फूल से लद गया। चारों तरफ पक्षी कलरव करने लगे। बहुत दिनों बाद साधु का ध्यान खत्म हुआ। अपने आश्रम का इतना व्यवस्थित और अद्भुत रूप देखकर साधु ने कहा, भाई, जो भी है सामने आओ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगोगे वो मिलेगा। राजकुमार बाहर आया। वो डर के मारे एक कोने में बैठा था। उसने साधु को प्रणाम किया। प्रभु,
मुझे आप ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तुमने मुझे बहुत प्रसन्नता दी है, वरना जब भी मैं ध्यान मग्न होता था मेरे पेड़ पौधे बेचारे सूख जाते थे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, बेलों वाली रानी कहाँ मिलेगी? उस रानी को पाने का उपाय तो बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, इसीलिए बैलों वाली रानी को छुड़ाने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सावधानी से जाना होगा। तुम्हें मैं तोता बना देता हूँ, तुम सीधे चले जाओ। वहां तुम्हें एक बगीचा दिखेगा। बगीचे में परियां नाच गाने में व्यस्त होंगी। वहां एक बेल का पेड़ होगा। उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर जो बेल लगा होगा उसे तोड़ लेना और कहीं भी रुकना मत। पीछे से कोई कितना भी आवाज लगाए पीछे मुड़कर मत देखना। राजकुमार बहुत खुश हुआ। साधु ने उसे एक तोता बना दिया। वह उड़ान भरकर सीधा बगीचे में बेल के पेड़ पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि खूबसूरत परियां नृत्य और संगीत में व्यस्त थीं। वहां रखे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से उसे भी भूख लग गई, पर वहां रुका नहीं। सबसे ऊपरी डाल पर लगे बेल को तोड़कर वापस आने लगा। तभी उसे अपने पीछे शोर सुनाई पड़ा, चोर चोर पकड़ो, जाने न पाए। परियों का पूरा झुंड उसके पीछे आ रहा था। डर के मारे जैसे ही उसने पीछे देखा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और जलकर भस्म हो गया। उसको गए बहुत देर हो गई। लगता है कुछ गड़बड़ है, वरना अब तक उसे आ जाना चाहिए था। चलकर देखता हूँ। जब साधु वहां पहुँचे, उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। उस तोते की राख पर छिड़कते ही वो राजकुमार उठ गया। उसने साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, एक मौका और दे दीजिए। अब की बार कोई गलती नहीं होगी। परियों के झुंड को अपने पीछे आता देखकर मैं बहुत डर गया था। चलो, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अब की बार मैं तुम्हें कौवा बनाता हूँ। अब की बार कौवा काव काव करता हुआ जाकर बेल के पेड़ के ऊपर वाले बेल को तोड़कर चल दिया। परियां शोर मचाती रहीं, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा, अपने घर की तरफ चला गया। घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, तभी देखो तो सही, इस बेल में क्या है? वो जैसे ही तालाब के किनारे आकर धरती पर बैठा, तुरंत अपने राजकुमार रूप में वापस आ गया। बेल के तोड़ते ही अरे, ये क्या है? वहां तुरंत एक सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई, जो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थी। राजकुमार उसे देखता रह गया। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। हिरानी, आप इसी तालाब के पास थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आया। कहीं जाइएगा नहीं। राजकुमार के जाते ही एक बहुत चालाक औरत तालाब के पास आई। उस राजकुमारी के गहने और कपड़े देखकर उसे लालच आ गया। अरे रानी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मेरे पास तो इतने खूबसूरत गहने नहीं हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दो और तुम मेरे पहन लो। रानी को उस पर दया आई। उसने वैसा ही किया। जब उसने रानी के वस्त्र आभूषण पहन लिए तो आओ इस तालाब में झांक कर देखते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। रानी जैसे ही तालाब के पास गई, उस औरत ने उसे तालाब में धकेल दिया और चुपचाप घूंघट निकालकर बैठ गई। राजकुमार जब वापस आए तो हिरानी, आओ कुछ जलपान ग्रहण कर लो, फिर चलेंगे। राजकुमार रानी को बहुत प्रेम पूर्वक अपने घर ले गया। उसके आने से घर में सभी खुश हुए। भाभियों ने जब उसका चेहरा देखा, ये कैसी बेलों की रानी है? परियों का एक अंश भी नहीं है इसमें तो। राजकुमार ने सुना तो बहुत दुखी हुआ, पर वो औरत अपना हक जमाकर बैठ गई। कुछ ही समय के बाद पूरे नगर में शोर मच गया। महल से कुछ दूरी पर तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला है, पर जब भी कोई उसे तोड़ने जाता है वो पता नहीं कहाँ अदृश्य हो जाता है। राजकुमार ने भी सुना, भागे हुए गए। उन्होंने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कमल उनके हाथ में आ गया। राजकुमार ने घर लौटकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वो चालाक औरत सब समझ गई। राजकुमार जब सो गया तो उसने कमल का फूल नोचकर खिड़की के पीछे फेंक दिया। वो कमल का फूल बिल्ली बन गया। दूसरे दिन एक काली बिल्ली आई। राजकुमार, आपके साथ धोखा हुआ है, वो बेलों वाली रानी नहीं है।
बहरूपिया रानी ने सुन लिया। उसको लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी। दूसरे दिन ही उसने बिल्ली को मरवाकर पीछे फेंकवा दिया। तीसरे दिन ही उस जगह एक मंदिर बन गया। रात के 12 बजे थे। राजकुमार एक दिन अपने कमरे में खिड़की के पास उदास बैठा था। तभी उसने देखा कि मंदिर में से एक बहुत खूबसूरत लड़की निकलकर पेड़ों में पानी डाल रही थी, जिसकी कदकाठी बिल्कुल बेलों वाली रानी जैसी थी। राजकुमार भागते हुए गया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मुझको इस धरती पर जो लेकर आया वो किसी और के मोह जाल में फंसा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बेलों की रानी हूँ। रानी, तुम अभी महल चलो। उसने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, जब तक तुम्हारे घर में वो धोखेबाज औरत रहेगी मैं कैसे जा सकती हूँ। तुम्हें तब भी समझ नहीं आया जब कमल का फूल सिर्फ तुम्हारे हाथ से टूटा। तुम्हें तब भी समझ नहीं आया जब बिल्ली ने तुम्हें बताया। मैं अभी उस बहरूपिया औरत को देश निकाला दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रानी को देखते ही ये है असली बेलों वाली रानी, पर वो कौन थी? बेलों वाली रानी ने सबको सारी बातें बताई। राजकुमार ने उस बहरूपिया औरत को पूरे राज्य के सामने देश निकाला दे दिया। राजकुमार का विवाह धूमधाम से बेलों वाली रानी के साथ कर दिया गया। मजाक में कही गई बात को आपने सच करके दिखाया। सब खुशी खुशी रहने लगे।